क्या आप जानते हैं कि शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए आपको कोई विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप बड़े बड़े फंड मैनेजरों और बाजार के गुरुओं से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, सिर्फ अपनी रोजमर्रा की समझ का इस्तेमाल करके। और सुनिए, कोई हवाई बात नहीं है। ये तो पीटर लिंच का सीधा साधा फंडा है, जो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। बिल्कुल। और आज हम उनकी कमाल की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हाँ। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक आम इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन के अनुभवों से उन मौकों को पहचान सकता है जिन्हें वॉल स्ट्रीट के पेशेवर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और ये सिर्फ एक विचार नहीं है, इसके पीछे एक ठोस तर्क है। पेशेवर निवेशक अक्सर नियमों, तिमाही रिपोर्टों और संख्याओं के जाल में फंसे रहते हैं, जबकि एक आम निवेशक के पास एक अनोखा फायदा है। वो है जमीनी हकीकत को देखने की आजादी। आप उन कंपनियों और उत्पादों को विशेषज्ञों से महीनों या सालों पहले पहचान सकते हैं जो सफल होने वाली हैं। यहीं पर मुझे थोड़ा रुकना है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आम आदमी के पास कोई एज यानी बढ़त है। हाँ। पर एक मिनट रुकिए, ये बात शायद लिंच के जमाने में सच थी। आज तो हर जानकारी इंटरनेट पर एक क्लिक में मिल जाती है। सही बात है। बड़े बड़े फंड हाउस के पास तो सुपर कंप्यूटर्स और डेटा एनालिस्ट की पूरी फौज है। तो आज के जमाने में एक आम निवेशक के पास सच में कोई एज बचा है क्या? ये बहुत ही जायज सवाल है, और इसका जवाब लिंच के हिसाब से आज भी हाँ है, और शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत है। अच्छा, कैसे? देखिए, वॉल स्ट्रीट के विशेषज्ञ डेटा देखते हैं, स्क्रीन पर नंबर देखते हैं, लेकिन आप और हम जमीनी हकीकत देखते हैं। सोचिए, आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो टायर बनाती है। आपको सबसे पहले पता चलेगा कि डिमांड बढ़ रही है, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही हैं, और बाजार में कोई नया मजबूत प्रतियोगी नहीं है। बिल्कुल। ये जानकारी, ये फील किसी भी तिमाही रिपोर्ट से महीनों पहले आपके पास होती है। यही असली बढ़त है। अच्छा, ये बात समझ में आई। मतलब अपने आसपास की दुनिया पर नजर रखो। मान लीजिए मैं देखती हूँ कि एक खास रेस्टोरेंट चेन अचानक हर जगह खुल रही है और वहाँ हमेशा भीड़ रहती है। हाँ। तो ये एक सिग्नल है। लेकिन यहाँ मेरा मकसद क्या है? क्या मैं 20-30% मुनाफे की बात कर रही हूँ या कुछ और? आप बात कर रहे हैं एक टेनेबैगर की। टेनेबैगर, ये शब्द पीटर लिंच ने ही दिया है। टेनेबैगर एक ऐसा स्टॉक है जो आपके निवेश को 10 गुना कर दे। 10 गुना? अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो वो 10 लाख बन गए। ये एक ऐसा निवेश है जो आपके पूरे पोर्टफोलियो की तस्वीर बदल सकता है। और लिंच कहते हैं कि ऐसे बड़े मौके अक्सर उन्हीं जगहों पर मिलते हैं जिन्हें बड़े बड़े विशेषज्ञ छोटा या उबाऊ समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है। मतलब अगर मुझे कोई कॉफी शॉप पसंद है तो बस उसका स्टॉक खरीद लूं। हाँ, इसमें कुछ तो गड़बड़ होगी, ये इतना सीधा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये इतना सीधा नहीं है। किसी प्रोडक्ट को पसंद करना या किसी स्टोर में भीड़ देखना, ये निवेश करने का कारण नहीं है। तो फिर? ये सिर्फ रिसर्च शुरू करने का एक सिग्नल है। ये आपकी कहानी का पहला पन्ना है, पूरी किताब नहीं। एक बार जब आपको कोई दिलचस्प कंपनी मिल जाए तो आपको उसका होमवर्क करना होगा। और ये होमवर्क शुरू कहाँ से करें? इतनी सारी कंपनियां हैं, क्या सबको एक ही रातू में तौलना सही है? मतलब एक रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक नई स्टार्टअप कंपनी, क्या दोनों को देखने का नजरिया एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर लिंच का जीनियस सामने आता है। उन्होंने कहा कि आप हर स्टॉक को एक ही नजर से नहीं देख सकते। उन्होंने स्टॉक्स को 6 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा। 6 श्रेणियां? और इन श्रेणियों का असली जादू सिर्फ इनकी लिस्ट में नहीं है, बल्कि इस सोच में है कि हर तरह के स्टॉक के लिए एक अलग रणनीति और उम्मीद रखनी पड़ती है। ये वर्गीकरण निवेशक को अपनी उम्मीदों को हकीकत से जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो पहली श्रेणी है स्लो ग्रोअर्स, यानी धीमी गति से बढ़ने वाले, जैसे कोल इंडिया या बड़ी बिजली कंपनियां। सही। ये बड़ी स्थापित कंपनियां हैं जो देश की जीडीपी की रफ्तार से ही बढ़ती हैं। जब कंपनी के पास अपने मुनाफे को और बढ़ाने के लिए नए रास्ते नहीं होते, तो वो मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर धारकों को दे देती हैं। अच्छा। ये उन निवेशकों के लिए अच्छे हैं जो कम जोखिम और स्थिर आय चाहते हैं। तो इनसे टेनेबैगर की उम्मीद करना बेवकूफी होगी। बिल्कुल। इनसे आप 10 गुना मुनाफे की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ आपकी उम्मीद डिविडेंड से होनी चाहिए, तेजी से बढ़ती कीमत से नहीं। समझ गई। दूसरी श्रेणी है स्टॉलवर्ट्स, यानी दिग्गज।
जैसे HDFC बैंक या TCS। हाँ, हम्म ये बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन स्लो ग्रोअर्स से तेज लगभग 10-12% सालाना की दर से बढ़ती हैं। हाँ, ये आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देते हैं। मंदी के समय में ये काफी सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप जानते हैं कि मंदी में भी लोग बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे और कंपनियां IT सेवाओं पर खर्च करना बंद नहीं करेंगी। लिंच की रणनीति थी कि इनमें 30 से 50% का मुनाफा कमाकर बेच दो और फिर किसी दूसरे स्टॉलवर्ट में निवेश करो जिसकी कीमत अभी नहीं बढ़ी है। पर एक मिनट, अगर कोई इतनी अच्छी कंपनी है जैसे HDFC बैंक, तो उसे 50% मुनाफे पे क्यों बेचें? उसे हमेशा के लिए क्यों ना रखें? ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है, लेकिन लिंच का तर्क था कि ये कंपनियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि यहाँ से 10 गुना बढ़ना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, तो क्यों ना 50% का एक अच्छा सुरक्षित मुनाफा लेकर अपना पैसा किसी और स्टॉलवर्ट में लगाया जाए जिसमें अभी बढ़ने की गुंजाइश हो। ये पैसे को घुमाते रहने की रणनीति है। समझ गई। और अब आती है लिंच की पसंदीदा श्रेणी, फास्ट ग्रोअर्स, यानी तेजी से बढ़ने वाले। हाँ, यहीं पर टेनेबैगर मिलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। यहीं पर ये छोटी आक्रामक कंपनियां होती हैं जो 20-25% या उससे भी ज्यादा की दर से बढ़ती हैं। सोचिए, शुरुआती दिनों में डीमार्ट या बजाज फाइनेंस के बारे में। वाह। इनमें जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन मुनाफा भी असाधारण हो सकता है। तो इनमें क्या देखना चाहिए? सिर्फ तेज ग्रोथ? नहीं, सिर्फ ग्रोथ नहीं। आपको ऐसी कंपनियां ढूंढनी है जिनका बैलेंस शीट मजबूत हो, मतलब उन पर ज्यादा कर्ज ना हो। ओके। और सबसे जरूरी, क्या वो अपने सफल मॉडल को एक शहर से दूसरे शहर में सफलतापूर्वक कॉपी कर पा रही हैं? अगर एक कंपनी सिर्फ एक शहर में सफल है, तो ये काफी नहीं है। आपको ये देखना होगा कि उसकी ग्रोथ टिकाऊ है और पूरे देश में फैलने की क्षमता रखती है। ठीक है। चौथी श्रेणी थोड़ी डरावनी लगती है, सिक्लिकल्स, यानी चक्रीय, जैसे ऑटो, स्टील या एयरलाइन कंपनियां। और इन्हें लेकर सावधान रहना बहुत जरूरी है। इनकी किस्मत अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से सीधी जुड़ी होती है। अच्छा। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही होती है तो लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं, हवाई यात्रा करते हैं और स्टील की मांग बढ़ती है। लेकिन मंदी में ये सबसे पहले प्रभावित होते हैं। मतलब टाइमिंग ही सब कुछ है। बिल्कुल, टाइमिंग ही सब कुछ है। और अगर टाइमिंग गलत हुई तो 50% से ज्यादा का नुकसान बहुत जल्दी हो सकता है। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने सिर्फ इसलिए एक एयरलाइन स्टॉक खरीद लिया क्योंकि उसे उनकी सर्विस पसंद थी, और उसने ये नहीं देखा कि वो एक चक्रीय स्टॉक है। ओहो। जब मंदी आई तो उसे 60% का नुकसान हुआ। यहीं पर टाइमिंग का महत्व समझ आता है। सही बात है। ठीक है, अब पांचवी श्रेणी पर आते हैं, टर्न अराउंड्स, यानी सुधार की राह पर। ये वो कंपनियां हैं जो दिवालिया होने की कगार पर है। इनमें कौन पैसा लगाएगा? वही जो बहुत ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हैं। जैसे एक समय पर सुज़लॉन एनर्जी थी, जो भारी घाटे में थी। ये बहुत जोखिम भरे होते हैं क्योंकि ज्यादातर कंपनियां मुश्किल से उभर नहीं पाती। लेकिन अगर कोई कंपनी मैनेजमेंट बदलकर, कर्ज कम करके सफलतापूर्वक वापसी करती है, तो उसके स्टॉक की कीमत कई गुना बढ़ सकती है। मतलब ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले दांव हैं। एग्जैक्टली। और आखिरी छठी श्रेणी सबसे दिलचस्प लगती है, एसेट प्लेज, यानी छिपी संपत्ति वाले। हाँ, ये किसी खजाने की खोज जैसा है। ये वो कंपनियां हैं जिनके पास कुछ ऐसी कीमती संपत्ति है जिसे बाजार ने नजरअंदाज कर दिया है। कैसी संपत्ति? ये संपत्ति कैश हो सकती है, रियल एस्टेट, कोई ब्रांड या पेटेंट भी हो सकता है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका पूरा शेयर बाजार मूल्य 10,000 लाख है, लेकिन उसके पास मुंबई में 50,000 लाख की जमीन है जो उसकी बैलेंस शीट में 50 साल पुरानी कीमत पर दर्ज है। अरे वाह, तो यहाँ स्थानीय जानकारी बहुत काम आती है। बिल्कुल। अगर आप जानते हैं कि किसी कंपनी की फैक्ट्री के पास एक नया हाईवे बन रहा है, तो आपको पता है कि उसकी जमीन की कीमत बढ़ने वाली है। सही। ये जानकारी वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट को नहीं होंगी। यही आपका एज है। चलिए, मान लिया कि हमने एक फास्ट ग्रोअर कंपनी ढूंढ ली। अब लिंच के उन खासियतों की सूची पर आते हैं जो उन्हें एक कंपनी में पसंद है। और सच कहूं, ये लिस्ट बड़ी अजीब है। ये उन सब चीजों के खिलाफ जाती है जो हम सोचते हैं कि एक अच्छी कंपनी में होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उनका मानना है कि जहां कोई नहीं देख रहा, वहीं सबसे अच्छे मौके मिलते हैं। पहला गुण, कंपनी का नाम उबाऊ या मजाकिया हो। मजाक है ना? हाँ, जैसे एक अमेरिकी कंपनी पे बॉयज मैनी, मो एंड जैक। कोई भी पेशेवर निवेशक ऐसी कंपनी की सिफारिश करने में हिचकिचाएगा क्योंकि ये सुनने में गंभीर नहीं लगता। अच्छा, मतलब बोरिंग होना अच्छा है। दूसरा, कंपनी कुछ उबाऊ काम करती हो। बिल्कुल, जैसे क्राउन कॉर्क एंड सील, जो डिब्बे और बोतल के ढक्कन बनाती है। कितना उबाऊ है। और उबाऊ से भी बेहतर है कुछ ऐसा जो अप्रिय हो,
जैसे एक कंपनी थी सेफ्टी क्लीन, वो गैस स्टेशंस को एक मशीन देती थी जो गाड़ियों के तेल ग्रीस वाले पुर्जे साफ करती थी। हे भगवान। कौन सा फंड मैनेजर अपनी मीटिंग में ये बताना चाहेगा कि उसने तेल ग्रीस साफ करने वाली कंपनी में निवेश किया है? यही नजरअंदाजी निवेशक के लिए एक मौका बनाती है। और स्पिन ऑफ का क्या मतलब? किसी बड़ी कंपनी से अलग होकर बनी एक नई इकाई? ये एक बेहतरीन मौका होता है। बड़ी कंपनियां अपनी स्पिन ऑफ को सफल बनाने के लिए अक्सर उन्हें मजबूत बैलेंस शीट और बिना कर्ज के अलग करती हैं। अच्छा। इन नई कंपनियों पर वॉल स्ट्रीट का ध्यान तुरंत नहीं जाता और उनके मैनेजरों के पास अपनी काबिलियत साबित करने की पूरी आजादी और प्रेरणा होती है। और आखिरी, लेकिन शायद सबसे जरूरी, कंपनी के अंदर के लोग यानी प्रमोटर या मैनेजर खुद उसके शेयर खरीद रहे हों। ये आत्मविश्वास का सबसे बड़ा संकेत है। इसे इनसाइडर बाइंग कहते हैं। अगर वो लोग जो कंपनी को अंदर बाहर से जानते हैं अपना पैसा उसमें लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें विश्वास है कि कंपनी का भविष्य उज्जवल है। ये तो एक बहुत ही मजबूत संकेत है। हाँ, ये एक ऐसी टिप है जिसे कोई भी निवेशक आसानी से ट्रैक कर सकता है। ठीक है, हमने एक अजीब नाम वाली उबाऊ काम करने वाली कंपनी ढूंढ ली जिसके मैनेजर खुद शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता करें कि उसकी कीमत सही है? मैं जब भी स्टॉक चार्ट देखती हूँ तो उसमें कई सारी लाइनें होती हैं और सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। क्या कोई आसान तरीका है जिसे देखकर मैं मोटा-मोटा अंदाजा लगा सकूं कि स्टॉक सही रास्ते पर है या नहीं? आपने बहुत सही सवाल पूछा। एक अच्छी कंपनी को महंगी कीमत पर खरीदना भी एक खराब निवेश हो सकता है। बिल्कुल। इसके लिए लिंच जटिल फॉर्मूलों की जगह दो सरल तरीके बताते हैं। पहला है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। एक मिनट, पीई का मतलब प्राइस टू अर्निंग्स, यानी मैं कमाई के हर एक रुपए के लिए कितने रुपए दे रही हूँ, ठीक समझी? लिए 40 रुपए दे रहे हैं। ओह। लिंच चेतावनी देते हैं कि बहुत ज्यादा पीई वाले स्टॉक से बचें, क्योंकि उनमें उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं और अगर कंपनी उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो स्टॉक की कीमत तेजी से गिर सकती है। आपको एक फास्ट ग्रोअर के पीई की तुलना एक स्लो ग्रोअर से नहीं करनी चाहिए। तेजी से बढ़ने वाली कंपनी के लिए 20-25 का पीई शायद ठीक हो, लेकिन धीमी गति वाली कंपनी के लिए 15 का पीई भी महंगा हो सकता है। और दूसरा आसान तरीका कौन सा है, वो चार्ट वाला? हाँ, जिसे लिंच अर्निंग्स लाइन कहते हैं। यह एक बहुत ही उपयोगी विजुअल टूल है। ओके। किसी भी अच्छे स्टॉक चार्ट पर आप दो मुख्य लाइनें देख सकते हैं, एक स्टॉक की कीमत की और दूसरी उसकी प्रति शेयर कमाई की। ठीक है। समय के साथ ये दोनों लाइनें एक दूसरे के आसपास ही चलती हैं, जैसे दो दोस्त साथ में चल रहे हों। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? लेकिन अगर आप देखते हैं कि अर्निंग्स लाइन तो सीधी चल रही है या नीचे जा रही है, पर स्टॉक की कीमत रॉकेट की तरह ऊपर चली गई है, तो सावधान हो जाइए। मतलब खतरे की घंटी है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि स्टॉक की कीमत और कंपनी की असली कमाई में एक बड़ा अंतर आ गया है। वो दोस्त बहुत आगे निकल गया है और कभी भी गिरकर वापस आ सकता है। तो अगर पूरी बातचीत का सार निकालें तो पीटर लिंच से हमने सीखा कि हम आम निवेशकों के पास सच में एक बढ़त है। बिल्कुल। अपने आसपास की दुनिया में, अपने काम में, अपने शॉपिंग अनुभव में उन मौकों को ढूंढिए जिन्हें वॉल स्ट्रीट देख नहीं पा रहा। और जब कोई संभावित विजेता मिले तो सिर्फ कहानी पर भरोसा ना करें, अपना होमवर्क करें। हाँ, स्टॉक को उसकी 6 श्रेणियों में से एक में रखें ताकि आप समझ सके कि उसे क्या उम्मीद करनी है। उबाऊ और नजरअंदाज की गई कंपनियों में मौके तलाशें और खरीदने से पहले पी रेशो और अर्निंग्स लाइन जैसे सरल उपकरणों से उसकी कीमत का अंदाजा जरूर लगाएं। और सबसे जरूरी बात जो मुझे लगी वो है मानसिकता। सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखिए। भावनाओं, खासकर डर और लालच पर काबू रखिए। बाजार में उतार चढ़ाव आएगा, ये उसकी फितरत है, लेकिन अच्छी कंपनियां समय के साथ बढ़ती हैं। निवेश एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। सही कहा। जो टिके रहते हैं वही जीतते हैं। सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। लिंच ने ये किताब इंटरनेट के आने से बहुत पहले लिखी थी। सोचिए, अगर आज वो जो आप जानते हैं उसमें निवेश करें कि अपने सिद्धांत को लागू करते, तो वे अपने रोजमर्रा के डिजिटल जीवन में किन ऐप्स, वेबसाइटों या ऑनलाइन सेवाओं को अगले टेनेबैगर के रूप में देखते? बहुत दिलचस्प सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने से शायद किसी को अपना अगला बड़ा आइडिया मिल जाए। मार्केट गुरु या फाइनेंस विजिट बनने की कोई जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक आम इंसान के पास एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी सीक्रेट पावर है जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पास भी नहीं होती। तो आखिर ये सीक्रेट पावर है क्या? यह है आपका रोजमर्रा का एक्सपीरियंस। चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये सीक्रेट पावर काम कैसे करती है।
पीटर लिंच साफ साफ कहते हैं कि आम इन्वेस्टर्स भी वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल्स जितने ही अच्छे विनिंग स्टॉक्स चुन सकते हैं, बस थोड़ी सी रिसर्च करके। सोचो, जब प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स अपने एसी ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट्स और नंबर्स में उलझे रहते हैं, आप अपनी आंखों से असली दुनिया देख रहे होते हैं। आप उन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होते हैं जिन्हें वो सिर्फ एनालाइज करते हैं। जरा सोचिए, आप मॉल जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी दुकानों में हमेशा भीड़ रहती है। आपको पता है कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन को तब पहचाना था जब लोग सिर्फ उसकी दुकानों में बढ़ती भीड़ देख रहे थे। जब डीमार्ट के स्टोर्स हर गली मोहल्ले में खुलने लगे, उसका पोटेंशियल साफ दिख रहा था, राइट? यही तो है आम इंसान का एडवांटेज। ठीक है, तो स्टॉक खरीदने के लिए मार्केट में कूदने से पहले सबसे जरूरी है सही माइंडसेट तैयार करना। यह है लिंच की फिलॉसफी का पहला हिस्सा, इन्वेस्टिंग की तैयारी। इस बात को कहीं लिख लीजिए। इन्वेस्टिंग रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, ये कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगर आपको किसी कंपनी का बिजनेस आसानी से समझ आ रहा है तो वो आपके लिए सही हो सकती है। अच्छा, अब यहां थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। रूल नंबर 1, सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है जिसके डूबने से रातों की नींद खराब ना हो। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आईने में दिखता है, वो है अपना डर और लालच। रोज की मार्केट न्यूज और उतार चढ़ाव को इग्नोर करें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट, सब्र। पेशेंस इस गेम में सिर्फ एक क्वालिटी नहीं, एक सुपर पावर है। चलिए, अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। उन कंपनीज को कैसे ढूंढें जो आगे जाकर जबरदस्त रिटर्न्स दे सकती हैं। ये पीटर लिंच का सबसे बड़ा मंत्र है। उन चीजों में इन्वेस्ट करें जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप समझते हैं। अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको आसानी से समझ आता है तो उसकी ग्रोथ को ट्रैक करना भी उतना ही आसान हो जाता है। सिंपल। स्टॉक ढूंढने की सबसे अच्छी जगह वॉल स्ट्रीट या दलाल स्ट्रीट नहीं, बल्कि आपका नजदीकी शॉपिंग मॉल है। तो चलिए एक छोटी सी मॉल वॉक पर चलते हैं। इमेजिन कीजिए, मॉल में घूमते हुए आप देखते हैं कि टाइटन के शोरूम में हमेशा भीड़ लगी रहती है। आपके दोस्तों में भी सब टाइटन की घड़ियां पहन रहे हैं। बस ये है आपका पहला क्लू। ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन ही रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहीं से एक कमाल का टर्म पॉपुलर हुआ जिसे पीटर लिंच ने मशहूर किया, 10 बैगर। अब ये क्या चीज है? वेल, ये इन्वेस्टिंग का होली ग्रेल है। एक ऐसा स्टॉक जो आपके पैसे को 10 गुना या उससे भी ज्यादा कर दे। एक 10 बैगर ढूंढना हर इन्वेस्टर का सपना होता है। और ये ग्राफ इसकी ताकत को बिल्कुल साफ दिखाता है। सोचिए, सिर्फ एक सही स्टॉक 5 लाख के इन्वेस्टमेंट को आसानी से 50 लाख में बदल सकता है। बस एक विनर पूरे पोर्टफोलियो की किस्मत बदल सकता है। दिस इज लाइफ चेंजिंग स्टफ। लिंच कहते हैं कि हर स्टॉक की एक पर्सनैलिटी होती है। कुछ होते हैं स्लो ग्रोअर्स, जैसे कछुआ, फॉर एग्जाम्पल कोल इंडिया। ये बड़ी स्टेबल कंपनीज हैं जो धीरे धीरे बढ़ती हैं और अच्छा डिविडेंड देती हैं। और कुछ होते हैं फास्ट ग्रोअर्स, यानी खरगोश, जैसे शुरुआती दिनों का बजाज फाइनेंस। ये छोटी अग्रेसिव कंपनीज होती हैं जिनमें सालाना 20-25% ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। लेकिन एक मिनट, याद रखें, सिर्फ ऑब्जर्वेशन काफी नहीं है। बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना अंधेरे में पोकर खेलने जैसा है, बिना अपने पत्ते देखे। टाइटन की दुकान में भीड़ देखी, ये बस पहला कदम है। अगला और जरूरी कदम है कंपनी के बारे में रिसर्च करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सही स्टॉक ढूंढना तो सिर्फ आधा काम है। असली दौलत, असली वेल्थ तब बनती है जब उन्हें लंबे समय तक होल्ड किया जाता है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का सफर कुछ ऐसा ही होता है। पहले साल मार्केट गिर जाता है और घबराहट होती है। तीसरे साल तक स्टॉक डबल हो जाता है और बेचने का मन करने लगता है। 5वें साल तक सब्र का असली इम्तिहान होता है। लेकिन 10 साल या उसके बाद असली मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलते हैं। यहां क्रूशियल पॉइंट यह है कि अच्छी कंपनीज समय के साथ बड़ी होती हैं और उनका स्टॉक प्राइस आखिरकार उनकी अर्निंग्स को ही फॉलो करता है। शॉर्ट टर्म मार्केट का शोर शराबा वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। असली खेल कंपनी की बिजनेस ग्रोथ का है। इसके लिए कुछ सिंपल से नियम हैं। अपने विनिंग स्टॉक्स को सिर्फ इसलिए मत बेचें क्योंकि वो ऊपर चले गए हैं, और लूजिंग स्टॉक्स को इस उम्मीद में चिपक कर ना रखें कि कभी तो रिकवर होंगे। अच्छी कंपनीज को सब्र के साथ होल्ड करें और कमजोर बिजनेस से बिना इमोशनल हुए निकल जाएं। तो इस पूरी चर्चा से क्या सीखने को मिला? चलिए इसे कुछ आसान, याद रखने लायक पॉइंट्स में समेट लेते हैं। यह है आपका 4 स्टेप इन्वेस्टिंग मंत्र। पहला, अपने आसपास की दुनिया से आइडियाज ढूंढे। दूसरा,
जो कंपनीज मिले उन पर रिसर्च करें। तीसरा, सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें जिन्हें आसानी से समझ सकते हैं। और चौथा, सबसे जरूरी, सब्र रखें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो अब आखिरी सवाल, अगली मल्टीबैगर स्टोरी कहाँ छिपी है? आपके मॉल में, आपके ऑफिस में, या शायद आपके घर के अंदर ही? बस आंखें खुली रखने की जरूरत है। ये सारी जानकारी उस किताब पर आधारित थी जिसने लाखों लोगों की सोच बदली, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। अगर आज कुछ नया सीखने को मिला तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता कि दुनिया को एक इन्वेस्टर की नज़र से देखना शुरू करें। शुक्रिया।